हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा की बात, यानी भाषा विचार। हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है भाषा विचार, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाषा होती क्या है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों को या विचारों को किसी के साथ आदान प्रदान करता है। जब हम कोई बात कहते हैं और अगला वाला उस बात को अच्छे से समझ लेता है, जिस मीनिंग में हम कहना चाहते हैं उसी अर्थ में वो समझ जाता है, तो वो भाषा है। यानी कि भाषा एक अर्थफुल शब्द होते हैं जो हम अगले वाले को बोलकर या लिखकर बस समझा पाते हैं। तो इस प्रकार भाषा वो साधन है जिससे हम अपनी बात को, अपने विचारों को जो हम कहना चाहते हैं अगले वाले तक पहुंचा देते हैं और अगला वाला उसको अच्छे से समझ लेता है। जब ये दोनों क्रियाएं एक पूर्ण हो जाती है, जो आदान प्रदान है वो पूर्ण हो जाता है, अगला वाला उसी अर्थ में समझ जाता है, तो वो भाषा है। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के रूप कितने हैं? मौखिक और लिखित दो रूप हैं। इनके अलावा एक और है सांकेतिक भाषा, लेकिन मुख्य रूप से मौखिक और लिखित दो ही रूप माने जाते हैं। मौखिक भाषा वो होती है भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब आप अपने घर में या आसपास कोई बात बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आपके पापा या जो भी आप जिसको आपने बोला है उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है, तो वो है मौखिक भाषा। आपने कुछ बोला और अगले ने उसको उसी अर्थ में समझ लिया। तो इस प्रकार जब हम अपनी बात को किसी दूसरे को समझाने के लिए बोलते हैं और उसको सही अर्थों में वो समझ लेते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसी प्रकार लिखित भाषा वो होती है भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझ लेता है। हमने किसी चीज़ को मुंह से बोलकर नहीं लिखा। जैसे आप बहुत दूर रह रहे हो, किसी हॉस्टल में या किसी दूसरी जगह रह रहे हो, आपके पापा की पोस्टिंग कहीं और है, ऐसा भी हो सकता है। आपने मौसा, ताया, किसी को भी आप अपने विचार या भाव लिखकर प्रकट करते हैं, तो जब वो उस चीज़ को पढ़ते हैं और वो उस चीज़ को समझ लेते हैं, तो जब लिखी हुई चीज़ समझ में आ जाती है अगले वाले को, जब जिसको आप भेज रहे हो, तो वो भाषा का लिखित रूप है। आपने बहुत अच्छे से उनको अपने विचार भाव लिखे और आपके जो रिलेटिव हैं जैसे पापा, मम्मी, कोई भी, उन्होंने उनको उसी अर्थ में समझ लिया, तो वो भाषा का लिखित रूप है। भाषा के लिखित रूप के बाद और भी भाषा के कई रूप माने जाते हैं, जैसे मातृभाषा। मातृभाषा वह होती है जिसे बच्चा अपने परिवार में सीखता है। कहाँ सीखेगा? अपने परिवार में, अपने दादा दादी, नाना नानी, जिससे भी। जैसे कुछ लोगों की परिवार में पंजाबी बोली जाती है तो उनकी मातृभाषा पंजाबी हुई, किसी के मारवाड़ी बोली जाती है तो उनकी मातृभाषा मारवाड़ी हुई, किसी के गुजराती बोली जाती है तो गुजराती, राजस्थानी है तो राजस्थानी। ठीक है, जैसे पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदि। तो आपको समझ में आ गया मातृभाषा कौन सी होती है? मातृभाषा वह होती है जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है, वही मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी राष्ट्र में ज़्यादातर लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है, और फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच भाषा है। तो अपने भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदी, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं। क्योंकि भारत में 70 से 75% लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा माना गया। लेकिन संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है।
संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द प्रयोग में नहीं लिया गया है, इसलिए राष्ट्रभाषा सिर्फ ये बोलचाल की भाषा में है। संविधान के अकॉर्डिंग तो राजभाषा का प्रयोग होता है, और राजभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी राज्य या राष्ट्र जिस भाषा में लिखित कार्य करता है यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, जो भी हमारे दस्तावेज तैयार होते हैं, उनमें जिस भाषा का प्रयोग होता है वो राजभाषा कहलाती है। तो भाषा के 3 रूप आपको पता है। राष्ट्रभाषा जो अधिकतर लोग बोलते हैं, जिस देश में रहने वाले, वो वहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई। मातृभाषा जब बच्चा अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता बुआ आदि से सीखता है, आसपास के मोहल्ले से सीखता है, वो उसकी मातृभाषा हो गई। और राजभाषा जब राष्ट्र या राज्य या राष्ट्र जो लिखित रूप में अपने दस्तावेजों में भाषा काम में लेते हैं, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब आई है मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा है जो हमारे शिक्षाविदों ने, जो विद्वान हैं, उन्होंने एक भाषा को एक व्यवस्थित रूप दिया जिसमें वो सभी के लिए वो समान रहे, उसको मानक भाषा कहा गया है। जैसे हमारी हिंदी मानक भाषा, उसके कुछ रूल हैं, हमें उस रूल से ही चलना होता है। इंग्लिश भी मानक भाषा है। तो उसमें होता क्या है, जैसे ये ड्री, ली, लर्री, ये सारे जो हैं ये हमारे प्रयोग में नहीं होते, ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। तो इनको नकार दिया गया हिंदी में प्रयोग करने से, जबकि हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। लेकिन उसके कुछ शब्द जो हैं वो, कुछ वर्ण जो है वो नहीं अपनाए गए, क्योंकि ये हमारे मानक रूप में जरूरी नहीं माने इनको, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। अब देखो मानक रूप में क्या होता है, संज्ञा शब्द के साथ जब कोई कारक चिन्ह या लगता है तो उसको संज्ञा शब्द के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता है, उसको संज्ञा शब्द से अलग लिखा जाता है, क्योंकि ये मानक रूप है, हमें ऐसे ही प्रयोग करना है, जबकि सर्वनाम के साथ उसको जोड़कर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मानक भाषा वह होती है जो जिसे विद्वानों ने मान्यता दी है, और वो सभी के लिए एक रूप है। हिंदी अगर आप राजस्थान में पढ़ोगे तो भी वही रूप है, गुजरात में पढ़ोगे तो भी वही रूप है, और अगर बॉम्बे जाकर पढ़ोगे तो भी वही रूप है। लेकिन मातृभाषा का ऐसा नहीं है, वो भाषाएं अपना रूप बदलती रहती है। तो ये था हमारी भाषा से संबंधित कुछ बातें जो आपको अच्छे से याद करनी है। तो बच्चों, भाषा विचार में हम आगे देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। बोली और भाषा में अंतर बताना है हमें। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है जो बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें कोई विशेष साहित्य की रचना नहीं होती, क्योंकि बोली तो हर जगह आप 4-5 किलोमीटर दूर जाते हो तो बोली बदलती रहती है। तो बोली बहुत ही सीमित क्षेत्र में होती है, और उसका विकास भी उतना नहीं होता जितना भाषा का होता है। भाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक गांव या एक कस्बे या एक छोटी सी जगह में चेंज हो जाती है जब आप दूसरी जगह पे जाते हो, या फिर आप 2 कदम यानी किसी दूसरे घर में भी जाते हो तो भी आपको बोली में अंतर नज़र आ जाता है। जो बोली में साहित्य की रचना बहुत विशेष रूप से नहीं होती है, और ये बोलचाल में या लोकगीतों में या आसपास के जो दंत कथाओं में प्रयुक्त होती है, जबकि भाषा एक विस्तृत रूप में प्रयुक्त होती है, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, इसमें साहित्य की रचना भी होती है। और हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान में भाषाओं जिनको मान्यता दी गई है उनमें हिंदी है, असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, उर्दू है, में नेपाली है, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार बोली और भाषा में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह लिपि कहलाते हैं।
जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसको हमें लिखना भी पड़ता है, और लिखने के कई तरीके होते हैं। तो हम किस तरह से लिखते हैं वो लिपि कहलाएगा। तो हमारी जो हिंदी है इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी, गुजराती देवनागरी लिपि इसकी भी, नेपाली की भी देवनागरी, और मराठी की भी देवनागरी। इन सब की लिपियाँ देवनागरी है। जबकि अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच की लिपि रोमन है, ये रोमन तरीके से लिखी जाती है। और पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि के द्वारा लिखी जाती है। और बांग्ला है जो बांग्ला लिपि के थ्रू लिखी जाती है। तो ये है इनकी लिपियाँ। लिपि का मतलब क्या होता है? अपने भाव, जो हमने बोला है, जो हमारे भाव है उनको लिखने का तरीका। अब देखिए साहित्य, जो हिंदी है इसमें साहित्य होता है। और साहित्य क्या होता है? ज्ञान का संचित कोश। जो हमारे बुजुर्गों, जो विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही थी, उनको एक लिखित रूप में रखा गया, जो क्या कहलाया? साहित्य। और साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। वहाँ पर लिखा है देखो, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जो गद्य साहित्य होता है वो बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। जैसे आप नाटक पढ़ते हो या कहानी पढ़ते हो या कोई निबंध या लेख पढ़ते हो, वो सारा गद्य साहित्य में आता है। जबकि पद्य साहित्य में दोहा शैली, कविता शैली, जो काव्य शैली में लिखे जाते हैं, जो गेय होते हैं, वो पद्य साहित्य में आते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना समझाता है। जब हम किसी रूल के अकॉर्डिंग किसी वर्ड को लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो होता है व्याकरण। हमें अपनी भाषा को शुद्ध और एकदम उत्कृष्ट जो वर्ड यूज़ लेते हैं हम, उनके लिए जो प्रयुक्त होती है वो कौन है? व्याकरण। बिना व्याकरण के हम कुछ भी शब्द बोल सकते हैं। जैसे मैं कोई वर्ड बोलूं अपने लिए, तो मैं ही बोलूँगी, ये नहीं तुम, या फिर मुझको, ये भी एक अशुद्ध शब्द माना जाता है। मुझको ये चीज़ चाहिए, नहीं मुझे। या फिर मैं अपने नाम लेकर कोई चीज़ कहूँ, ये भी गलत है, क्योंकि ये व्याकरण रूल के अंदर नहीं आता। या फिर आपके लिए कोई शब्द यूज़ लिए जाते हैं, आपको शब्द है जो व्याकरण के अनुसार सही है, तुझे सही है, तुझको ठीक नहीं माना जाता। तो ये व्याकरण के रूल है। इसलिए जो भाषा का शुद्ध रूप है वो किससे बनता है? व्याकरण से। जो व्याकरण के अंग माने गए हैं 4, वो अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये चारों अंग है, इनसे मिलकर व्याकरण बनता है। तो अब आपको इनके बारे में खुद बताना है। यहाँ लिखा है मैंने, देखो, भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, बोली क्या होती है, साहित्य क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको लिख के बतानी है, कमेंट करना है, ठीक है। अभी मैं आपके अभी आप इसको कर लेना अच्छे से, कल कुछ इसके क्वेश्चन भी डाल दूँगी, ताकि आपका इस जो अपन ने ग्रामर की है एक पोर्शन, इसका टेस्ट हो जाए। तो आप कल टेस्ट के लिए तैयार रहना। धन्यवाद।